तो मैम क्या हर जो भी फर्टिलाइज कपल होता है उसको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है या फिर जितने भी इनफर्टाइल कपल्स रहते हैं हम सबसे पहले उनके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। टाइम्ड इंटरकोर्स, ओवुलेशन इंडक्शन देके भी हम प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो मैम क्या आईवीएफ जब किसी का फेल होता है, जैसे 2 आईवीएफ फेल हो गए, कितने आईवीएफ हमें करवाने चाहिए? बस भी एम्ब्रियो भी फ्रीज नहीं है। पेशेंट की एज कैसी है, एग रिजर्व कैसा है। 4 बार आईवीएफ हुआ था, 4 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ था और 4th टाइम मेरे को सक्सेस मिला था। ना एएमएच लेवल हो, डोनर की जरूरत पड़ने के लिए जो एएमएच लेवल है मोस्टली मैं आईयूआई किनको करवाना, क्यों आईयूआई कर दो, हम कंसीव नहीं कर पा रहे। तो आईयूआई का जो मेन इंडिकेशंस होता है वो है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। पैकेज क्या है? तो प्लस हमने कुछ कपल्स की सहूलियत के लिए, क्योंकि फाइनेंसेस इतने अलाउ नहीं करते, तो उनको एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हमें कैसे रहना है, क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन हर पीसीओडी का आईवीएफ होगा ऐसा नहीं है। डोनर एग के लिए बोला जाता है, डोनर के लिए बोला जाता है। भी हमें कोई डोनर लेनी है तो वो कुछ एआरटी बैंक्स है जो कि वीएफ या आईयूआई ही किया जाएगा आपके पास आके, कि या हम सीधा बेबी को घर लेके जाएंगे? तो कपल्स यहाँ कंसीव करते हैं वो बेबी घर लेके ही यहाँ से जाते हैं। क्या सिजेरियन ही होगा और क्या पहले ही डिलीवरी हो जाएगी, टाइम से पहले ही हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप और टाइम से पहले होने की बात है ट्विंस में, जब क्या हमें एक एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाना चाहिए या डबल करवाने चाहिए? 1 ब्लास्टोसिस्ट अगर हमारे पास है तो उस केसेस में हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। कि एज कितनी मैटर करती है? देखिए अबव 35 है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ यथार्थ हॉस्पिटल। किससे मिलने आई हूँ? आपने बहुत बार मेरी लाइफ में मैम को देखा हुआ है। तो आज मैं आई हूँ यथार्थ हॉस्पिटल आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमरीन सिंह जी के साथ। तो हाय मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो मैम बहुत सारी बातें हम पहले भी हमारे लाइव में कर चुके हैं, लेकिन आज मिलके तो हम वैसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे करने वाली हूँ और आप भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो मैम सबसे मेन क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ आज, क्योंकि सीधा ही हम क्वेश्चंस पे आते हैं, आप हॉस्पिटल में हो तो आप तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। तो मैम क्या हर जो भी फर्टिलाइज कपल होता है उसको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है या फिर ट्रीटमेंट आईयूआई की ही ज़रूरत पड़ती है? देखिए ऐसा नहीं है। जितने भी इनफर्टाइल कपल्स रहते हैं तो उन जब भी वो हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले उनके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हमें पता चलता है कि क्या ये कपल जो है इसको अभी टाइम्ड इंटरकोर्स या कुछ नॉर्मल ओवुलेशन इंडक्शन देके भी हम प्रेग्नेंट कर सकते हैं या इनको कुछ एडवांस ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यंग कपल्स होते हैं, उनको फर्टाइल पीरियड्स का ही पता नहीं होता है कि इन दिनों में फर्टाइल पीरियड है, इन दिनों में उनको इंटरकोर्स करना है और वो कंसीव कर सकते हैं। तो बहुत बार तो पेशेंट यहीं पे शंट हो जाते हैं कि उनको हम नॉर्मल चीज़ें बताते हैं, वो कंसीव करते हैं। अदरवाइज जो मेजर होते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशंस में हमें कुछ मिलता है, तो ऐसे केसेस में फिर हमें कुछ आगे ट्रीटमेंट आईयूआई या आईवीएफ की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो मैम क्या आईवीएफ जब किसी का फेल होता है, जैसे 2 आईवीएफ फेल हो गए या 3 फेल हो गए, तो कितने आईवीएफ हमें करवाने चाहिए? पर्सनली ये क्वेश्चन सबका है कि 2 फेल हो गए, 3 फेल हो गए, या जैसे अब पैकेज में भी कितने कई बार 2 उन्होंने दिए होते हैं, तो क्या करना चाहिए? उसके अभी एम्ब्रियो भी फ्रीज नहीं है और तो उसके बाद क्या स्टेप? देखिए इसका आंसर डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कैसी है, पेशेंट के एग रिजर्व कैसा है। और जो अगर मैं बोलूँ हमारी रिसर्च से स्टडी कहती है तो नंबर ऑफ आईवीएफ उन्होंने कोई भी एक नंबर किसी भी स्टडी ने दिया नहीं है कि इतना ही करना चाहिए या इसके बाद हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे 4 बार आईवीएफ हुआ था, 4 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ था और 4th टाइम मेरे को सक्सेस मिला था। सो अगर कुछ पेशेंट सोचते हैं कि 2 बार 3 बार करने के बाद अब नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। आपके डॉक्टर आपको असेस करेंगे कि आपका हेल्थ कंडीशन कैसा है। सबसे पहले तो देखिए हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपकी एज अगर अप्रोप्रिएट है कि आपके अगर एग्स हमको अच्छी क्वालिटी के मिल सकते हैं, या चलिए हमें अगर डोनर एग्स भी लेने हैं, तो आपकी जनरल हेल्थ अगर ठीक है तो हम आईवीएफ कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर 4 बार या 5 बार भी किया जा सकता है। मैंने एक का कुछ ऐसे केसेस किए जिसमें 7th अटेम्प्ट में जाके पेशेंट की प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हुई थी। ओके। कितना एएमएच लेवल हो? जैसे अभी नॉर्मल लोगों को इतना नहीं पता, लेकिन फाइल में हमें इतना लिखा आ जाता है। जब हमें डोनर की ज़रूरत पड़े तो वो कितना लेवल होता है? जी देखिए, डोनर की ज़रूरत पड़ने के लिए जो एएमएच लेवल है मोस्टली मैं कोरिलेट करती हूँ एज के साथ।
देखिए, अगर किसी भी फीमेल की एज अगर 23 से लेके 28 तक है और अगर उसका AMH 1 से कम भी है, तो भी ऐसे पेशेंट्स में हम बोलते हैं कि आप एक आध साइकिल अपना ट्राई करो, क्योंकि उसमें अगर हमें 2 एम्ब्रियोज भी मिलते हैं तो उसकी फर्टिलिटी या उसका इम्प्लांटेशन रेट बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई कपल 35 ईयर से ऊपर है और उसका AMH 1 से नीचे है, सो यूजुअली मेरे हिसाब से और मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने देखा है कि अगर AMH 1 से नीचे है तो उसमें लो सक्सेस रेट रहता है। और उसमें हम पेशेंट को ये समझा के चलते हैं कि देखिए, एक ट्राई हम कर सकते हैं आपके एग्स बनाने की, और अगर पहली बार में अगर 1 या 2 एग क्वालिटी अच्छी मिलती है तो हम एक पोलिंग ऑफ एग, मतलब 2 साइकिल करके उनके एग्स इकट्ठा कर सकते हैं और उसको हम बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जी। लेकिन अगर ऐसा है कि 0.12 है, 0.012 है, तो देखिए ये बहुत लो चांसेस होते हैं कि इसमें सक्सेस हमें मिले। IUI किन को करवाना है? क्योंकि जब भी हम जाते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले की पूछा कि किसको IVF और किसको ये करवाना है, जैसे हो गया कि पहले तो आजकल ऐसा सबका ही ऐसा होता है कि अभी शादी हुई, अभी 1 साल अभी हम फ्री बैठेंगे, अब ये बेबी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं, हम सीधा IUI की तरफ जाते हैं, तो वो भी सबको ही सूट करता है IUI? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से कपल्स को लगता है, मेरे पास भी आते हैं जो कहते हैं कि मैम IUI कर दो, हम कंसीव नहीं कर पा रहे। तो मैं उनको सबसे पहले समझाती हूँ कि IUI का सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 13% से 20% है, वो भी 2 से 3 साइकिल्स करने के बाद। तो IUI का जो मेन इंडिकेशंस होता है वो है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। जिन कपल्स में मेल्स इनफर्टिलिटी, लाइक उनको इरेक्शन डिसफंक्शन है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर हस्बैंड के स्पर्म काउंट्स कुछ कम है बट 10 मिलियन से ऊपर हैं लेकिन 20 मिलियन से कम है, ऐसे कपल्स में हम लोग IUI करते हैं, उनमें ये सक्सेस भी देते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलिए कि नॉर्मल कपल है, वो 1 साल ट्राई कर रहा था, वो आया IUI किया, तो उसमें सक्सेस रेट उतना ही है जितना बाकी कपल्स में है। तो IUI का देखिए मेन इंडिकेशन मेन इनफर्टिलिटी के लिए है, और फिर फीमेल्स में जिनमें वेजिनिस्मस होता है, वेजिनिस्मस मतलब जिनको पेनफुल इंटरकोर्स होता है, उन पेशेंट्स में फिर हम लोग एक लास्ट रिजोर्ट उनको बताते हैं कि अंडर एनेस्थीसिया हम IUI करेंगे। और मेरे अभी तक किए हुए वेजिनिस्मस के केसेस सब सक्सेसफुल हुए हैं जिनको हमने IUI किए हैं और अंडर एनेस्थीसिया किया है। तो IUI सब में सक्सेस नहीं होता है, उसकी स्पेशल इंडिकेशंस हैं जिसमें वो होता है सक्सेस। तो ये तो मैम आपसे मिलके ही समझना पड़ेगा कि किनको IUI करवाना है और किनको IVF। तो मैम देखिए, अगर आपसे मिलना है किसी को, तो सबसे पहले सबको यही होता है कि पैकेज क्या है, तो मैम आप क्या पैकेज देते हो IVF का? देखिए, IVF का जो पैकेज है, मुझे पता है कि मोस्टली ऑडियंस और सब जानना चाहते हैं, तो मोस्टली IVF का पैकेज जो है वो पेशेंट की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, बट एक बेसिक पैकेज जो है हमारा वो 1.8 लाख है, जिसके अंदर हमारे सब इंजेक्शंस इंक्लूडेड रहते हैं, और इसके अंदर आपका विजिट्स रहते हैं और स्कैन्स होती हैं, पिकअप होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, और प्लस हमने कुछ कपल्स की सहूलियत के लिए, क्योंकि फाइनेंसेस इतने अलाउ नहीं करते, तो उनको 3 मंथ्स की फ्रीजिंग हमने इसी में प्रोवाइड करी है जी। सो ये एक बेसिक पैकेज है हमारा। और अगर किसी कपल को इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, जैसे मोस्टली ये पैकेज हमारा 12 इंजेक्शंस तक का है, 12 डेज़ के, ठीक। अगर किसी को 14-15 डेज तक लगते हैं तो कुछ अमाउंट हम जो हॉस्पिटल है उनसे चार्ज करते हैं, अदरवाइज मोस्टली इसमें पैकेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो मैम एक और क्वेश्चन जो कि पता नहीं कितना हम आंसर कर चुके हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें कैसे रहना है, क्या हमें बेड रेस्ट करनी है, तो ये आपके मुंह से सुन के शायद लोगों को तसल्ली मिले, तो प्लीज़ आप बताइए। जी, देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, बेड रेस्ट करने से अगर आप सारा दिन लेटे रहते हैं तो आप खुद भी फील करेंगे कि आपको एक तो बैक एक हो जाएगा, और प्लस आपके बॉडी की सर्कुलेशन कम हो जाती है, जो कि यूट्रस तक फिर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो वो सक्सेस रेट को कम करता है। दूसरा, जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद हम कपल्स को एडवाइस करते हैं, फीमेल्स को एडवाइस करते हैं कि अपने आप घर में घूमिए फिरिए, वॉक कीजिए, अपना नॉर्मल डे रूटीन का काम कीजिए, और अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे आप सिर्फ जाते हैं और बैठ के काम करते हैं, तो आप उस जॉब को 7 to 8 डेज़ के बाद कंटिन्यू रखिए। ठीक है। 7 to 8 डेज़ का गैप मैं इसलिए देती हूँ
कि पेशेंट थोड़ा मेडिसिन ले रहे होते हैं, उनको उस चीज़ को एकोमोडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज मैं कपल्स को या अपने फीमेल्स को कभी भी एडवाइस नहीं करती कि आप फुल रेस्ट कीजिए। आप अपना नॉर्मल रूटीन का घूमिए फिरिए, घर के अंदर अपना काम कीजिए, कुकिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ हम कुछ चीज़ें जिसमें बहुत पुश करना पड़े, जैसे कि आप समझे नीडिंग, मतलब आटा गूंदने के लिए हम मना करते हैं, और भारी बर्तन या भारी कोई बकेट उठाने के लिए। अदरवाइज डे रूटीन का काम कर सकते हैं। और खाने पीने के लिए बहुत सी ऑडियंस पूछती है, तो खाना पीना जो नॉर्मल आप खाते हो वो खाइए, हेल्दी फूड लीजिए घर का बना हुआ, और जो नॉर्मल डाइट नॉर्मल फ्रूट्स हैं वो खाइए। कोई एवोकाडो और बहुत ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट्स खाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल डाइट से भी बहुत हमारे पेशेंट सक्सेसफुल रिजल्ट्स लेके आते हैं। जो सीजनल फ्रूट्स होते जी, हैं तो जी। वो हम खा सकते हैं। हम जैसे कहते हैं कि मेरे डॉक्टर ने मना नहीं किया, कहते थे कि कच्चा पपाया वो नुकसान करता है, अगर फिर भी तुम्हारे घर में बोले कि नहीं खाना तो मत खाना, वैसे मैं मना नहीं अरे कर क्या होता है, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं पपाया जब खाती थी मुझे बड़े क्रैम्प्स होते थे पेट में। तो और मेरे फ्रेंड मम्मा भी कहते थे कि गर्म है, तो इससे मैं अपने पेशेंट्स को पर्सनली मना कर देती कि मत खाओ तो हाँ, सही है। फिर इतने फ्रूट्स हैं ही तो वो ही खा लो, ये जरूर दो, जरूर मत खाओ, जिसमें डाउट है तो मत। जी जी। तो मैम एक क्वेश्चन है, जो पीसीओडी वाले पेशेंट्स हैं उनको जब कई बार ऐसा कि ऑब्वियसली पीरियड्स नहीं आ रहे काफ़ी टाइम तक, तो वो भी बहुत परेशान है, तो क्या उसमें भी आईवीएफ ही जाएगा, या फिर हमें नेचुरल कंसीव हो सकता है? देखिए, पीसीओडी में ऐसा नहीं है कि आईयूआई या आईवीएफ ही करना पड़ेगा। पीसीओडी में बहुत से पेशेंट सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि हमारे पीरियड्स नॉर्मल हो गए तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, और वो उस चीज़ में बहुत समय उसमें बिगाड़ देते हैं, हार्मोन्स लेते हैं। लेकिन सभी को ये समझना है, जो ऑडियंस है मैं चाहूँगी वो भी समझे कि पीसीओडी में अगर आपके पीरियड्स एबनॉर्मल भी है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इसमें हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन। मतलब कि आपको कुछ टैबलेट्स दी जाती है जिससे कि आपके एग्स बनते हैं, वो ग्रो करते हैं, उसको रप्चर करवाते हैं, और आपको टाइम्ड इंटरकोर्स के लिए बोला जाता है। और बहुत से कपल्स इसी से प्रेग्नेंट हो जाते हैं पीसीओडी में, और उसके बाद जो उसमें प्रेग्नेंट नहीं होते हैं उन्हें फिर आगे जाना पड़ता है, जैसे कि आईयूआई या फिर आईवीएफ। लेकिन हर पीसीओडी का आईवीएफ होगा ऐसा नहीं है। तो मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारी लड़कियों को डोनर एग के लिए बोला जाता है, डोनर के लिए बोला जाता है, और तो वो एक तो कितना एक्सपेंसिव है, और क्या आपके हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी आप दे रहे हो अगर आपके पास कोई आता है, और क्या पर्सनल हम किसी को, जैसे हमारी कोई बहन है या देवरानी जेठानी, क्या हम उनको भी ले सकते हैं? ये क्वेश्चन आप प्लीज क्लियर कर दीजिए। देखिए, डोनर के क्वेश्चन बहुत से ऑडियंस के मन में रहते हैं। सो देखिए, डोनर्स का हमारी गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली जब भी हमें कोई डोनर लेनी है तो वो कुछ एआरटी बैंक्स है जो कि हमारा जो बोर्ड है उसके साथ रजिस्टर्ड है। वहाँ से हम डोनर्स के लिए डिमांड करते हैं, और वो डोनर्स वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती हैं जिनकी कि उन्होंने ब्लड टेस्ट किए होते हैं, उनके ब्लड ग्रुप्स, उनके बाकी हेल्थ चेकअप्स किए होते हैं। फिर उन डोनर्स में से हम लोग चूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसकी इंटेलिजेंस, उसका हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, एंड देन उसकी स्कैन वगैरह की जाती है और सारे ब्लड टेस्ट को रिव्यू किया जाता है। तो ये तो एक रास्ता हो गया जब हमें किसी बैंक से डोनर को लेना है। और अगर कोई कपल अपनी डोनर लाना चाहते हैं तो हमारे लॉ में ये प्रावधान है कि आप अपनी डोनर ला सकते हैं। उस डोनर को आपको नोटरी पेपर्स पे सिग्नेचर करने होते हैं ताकि आगे जाके कोई लीगल अपने प्रॉब्लम्स नहीं आए, और उस डोनर का रजिस्ट्रेशन होना होता है एक एआरटी बैंक के साथ। तो क्योंकि बैंक के साथ एक रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी सब इन्वेस्टिगेशन होगी, और वो नोटिफाई होता है गवर्नमेंट में कि ये एक फीमेल है, इन्होंने डोनेट किया है और इन्होंने अपने एग्स दिए हैं। सो अगर कोई भी कपल अपनी डोनर भी लाना चाहते हैं जैसे कि सिस्टर या कुछ, तो वो ला सकते हैं। और इसके अलावा जब हम डोनर लेते हैं तो उसका सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है, जैसे कि रिलीजन के बेसिस के ऊपर, ब्लड ग्रुप के ऊपर, पेशेंट के फीचर्स के ऊपर, इन सब चीज़ों को देखकर फिर हम लोग डोनर को चूज़ करते हैं। तो मैम अगर डोनर एग जो लेते हैं तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल मदर तो नहीं होगी, तो लड़कियों को होता है कि अब क्या वो मेरे जैसा दिखेगा जो बेबी आएगा कल से, तो एक तो थोड़ा दिल बड़ा रखना पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो क्या होता है ऐसा कि कुछ हो जाए कि? देखिए, मेरे करियर में मैंने अभी तक जितने डोनर केसेस किए हैं, भगवान की कृपा है या जिसको एवोल्यूशन बोलते हैं,
कि जब वो बेबीज आते हैं तो वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की जैसे ही दिख रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, बिकॉज वो एक वूम में बेबी पलता है, वो माँ के अंदर बेबी पलता है, तो मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो मदर के ऊपर और फीचर्स फादर के ऊपर जाते हैं। और यूजुअली एक बार जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो मेरे बहुत से कपल्स जो पहले डिनाई करते हैं, लेकिन किसी कारण जिससे कि उनके एग्स नहीं है बिल्कुल भी, अब उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं तो उनके जब हमें डोनर एग्स का हमने ट्रांसफ़र किया तो जब वो डिलीवर करके आते हैं तो उनके चेहरे से कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता है कि उनको परेशानी है, वो खुश होते हैं बहुत वो। तो ये बहुत ही कपल्स सोचते हैं, लेकिन अगर देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपके एग्स बार बार आईवीएफ करने के बाद भी नहीं बन रहे हैं तो डोनर्स आपके लिए ऑप्शन है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन अडॉप्शन होता है। तो मैम एक क्वेश्चन जो है सभी पेशेंट्स का होता है कि क्या हमें एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना चाहिए या डबल करवाने चाहिए, तो जिससे है कि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं। देखिए अभी के टाइम पे जो हमारे रिसेंट गाइडलाइंस हैं, और अगर मैं खुद की प्रैक्टिस की भी बात करूं तो हम मोस्टली अगर अच्छा एक ग्रेड 1 ब्लास्टोसिस्ट अगर हमारे पास है तो उसमें हम पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें। देखिए अगर एक गुड ब्लास्टोसिस्ट है तो उसमें सिंगल एम्ब्रियो भी बहुत अच्छी प्रेगनेंसी रेट हमको देता है, लेकिन अगर वो डेट फ्री के एम्ब्रियोज हैं और हमें लग रहा है कि उसमें क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है या उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है, तो उस केसेस में हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। और जब हम अगर 2 ब्लास्टोसिस्ट किसी में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें ट्विन प्रेगनेंसी का रेट जो है वो 25 से 30% का रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सिंगल करना है या हमें डबल करना है, हमारी प्रेफरेंस है सिंगल करना, क्योंकि प्रेगनेंसी रेट सेम ही है, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आईवीएफ या आईयूआई ही किया जाएगा आपके पास आके, कि या हम सीधा बेबी को घर लेके जाएंगे? देखिए बिल्कुल, आपके पेशेंट्स अगर यहाँ पे आते हैं, आईयूआई या आईवीएफ होता है, तो हमारा पूरा टीम है यहाँ पे, हमारी ऑब्स एंड गायनी की टीम है जिसमें कि बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं। तो एक बार आईवीएफ और आईयूआई से जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो 12 वीक्स तक हम उन्हें फॉलो करते हैं। उसके बाद हमारी जो ऑब्स एंड गायनी की टीम है यथार्थ हॉस्पिटल में, वो उन्हें फॉलो करती है, और मोस्टली हमारे जो कपल्स यहाँ कंसीव करते हैं वो बेबी घर लेके ही यहाँ से जाते हैं। तो हम यही होता ना कि जब मैं भी अपने हॉस्पिटल गई थी तो मुझे मैम ने ये बात बोली थी कि बेटा आए हो तो बेबी लेके जाओगे, मैं गारंटी नहीं देती, टाइम की गारंटी नहीं देती, लेकिन बेबी लेके जाओगे। तो ये बहुत एक होता है। और मैम एनआईसीयू की जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत एडवांस एनआईसीयू फैसिलिटी अवेलेबल है और बहुत अच्छे इंटेंसिविस्ट, और हमारे यहाँ पीकू स्टाफ और निकू स्टाफ बहुत अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। सो अगर प्रीटर्म डिलीवरीज भी होती हैं तो हमारे एनआईसीयू में सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है। तो मैम इसका पैकेज भी अलग से होता है, जैसे डिलीवरी का पैकेज, अभी ये तो आईवीएफ के हो गए, और डिलीवरी के पैकेज? जी देखिए, डिलीवरी के पैकेजेस अलग रहते हैं क्योंकि डिलीवरी और प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो सब जो है वो गाइडेंस हमारे यहाँ के फाइनेंस काउंसलर्स रहते हैं, वो सारी गाइडेंस पेशेंट को देते हैं। ठीक है। आईयूआई करवा रहे हैं या आईवीएफ करवा रहे हैं तो क्या सिजेरियन ही होगा और क्या पहले ही डिलीवरी हो जाएगी, टाइम से पहले ही हो जाएगी, ये चीज़ें होती हैं या टाइम निकलता है प्रॉपर? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आईवीएफ आईयूआई प्रेगनेंसी है तो वो सिर्फ सिजेरियन ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी है और बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट पूरी कॉल लेते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं हो रही है जिसमें बेबी को नुकसान है तो फिर सिजेरियन किया जाता है, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है। और टाइम से पहले होने की बात है ट्विंस में, जब ट्विंस रहते हैं तो नॉर्मल भी अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो अगर आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो उसमें हो सकता है समय से पहले डिलीवरी हो, जिसको कि हम प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हर कपल को आईवीएफ के बाद सिजेरियन की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन जो आपकी पूछती हूँ कि एज कितनी मैटर करती है, क्या एज में आईवीएफ और क्या एज में आईयूआई करवाना सही है, और हमें कब ये अब सोच लेना चाहिए कि नहीं डॉक्टर ने ये वाली लाइन अब हमें लिख दी है, या फिर एएमएच की हो गई या कोई भी हो गई, अब हमें डॉक्टर ने कह दिया है कि बेटा अभी कर लो, कि ये जो लास्ट चीज़ है वो आप बता दीजिए कि एज कितनी मैटर करती है? देखिए, एज का और आईवीएफ के सक्सेस रेट का बहुत ज़्यादा रिलेशन है। सो अगर आपके आईवीएफ स्पेशलिस्ट या आपके खुद की गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बोला है कि आपको अभी आईवीएफ करवाना है, तो अगर आपकी एज अबव 35 है
तो डेफिनेटली आप कुछ और नहीं सोचिए, बिकॉज 35 के बाद एग क्वालिटी बहुत जल्दी डिक्लाइन करती है। अगर आपकी एज 31 है लेकिन कुछ ऐसा फैक्टर है, AMH बहुत लो है, तो ऑब्वियसली आपको IVF करवाना है। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ रूल्स बताए गए जिसके अकॉर्डिंगली फीमेल की एज लेस देन 50 ईयर्स होनी चाहिए और मेल की एज लेस देन 55 ईयर्स होनी चाहिए। उन्हीं कपल्स में हम IVF कर सकते हैं। जी। तो मैम एक क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा आता है कि हमें जैसे कुछ लड़कियां होती हैं कि शहर ले आ रही हैं IVF करवाने, थोड़ा दूर गांव में रहती हैं, तो उनको डिलीवरी भी अभी यहाँ पे नहीं करवानी है ना, तो क्या वो डॉक्टर कब एक तो क्या चेंज कर सकती हैं और कब चेंज कर सकती हैं? जी देखिए, बिल्कुल आप डॉक्टर चेंज कर सकते हो। और इसमें क्या है कि आपको जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद आपको 2 विजिट सिर्फ अपने IVF स्पेशलिस्ट के पास दोबारा लगाना पड़ता है, जो कि एक अल्ट्रासाउंड होती है, कार्डियक एक्टिविटी आ जाती है और डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और हमारे पास बहुत दूर दूर से कानपुर, गोरखपुर, आगरा यहाँ से पेशेंट्स आते हैं, फिर हमें उन्हें प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं और हमें अपना फ़ोन नंबर उन्हें देते हैं कि आप अपने डॉक्टर से हमारी बात करवाइएगा। और देखिए 12 वीक्स तक बहुत क्रूशियल होता है, उसके बाद आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं और डिलीवरी भी आप जहाँ चाहें वहाँ पे करवा सकते हैं। बस थोड़ा वो देख लें कि NICU अगर हो, NICU होना चाहिए, वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए और जो डॉक्टर है और जो हॉस्पिटल है वो एक टर्शियरी केयर सेंटर होना चाहिए कि एक नॉर्मल छोटे नर्सिंग होम में प्लीज़ ना करवाएं। वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना हमें टाइम दिया और इतनी सारी हमें जानकारी दी IVF के बारे में और IUI के बारे में और अपने हॉस्पिटल के बारे में। तो अगर आप आना चाहते हैं, मैम के पास मिलना चाहते हैं, तो मैं नीचे स्क्रीन पे मैम का नंबर भी दे रही हूँ, इस पे आप अपनी रिपोर्ट्स भेज के अपनी बात भी कर सकते हो और आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हो। और अगर आप चाहते हो डायरेक्ट आना तो आपको आना है नोएडा एक्सटेंशन यथार्थ हॉस्पिटल और मिलना है आपको IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमरीन सिंह जी से। थैंक यू सो मच।